बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो है फॉर्मूला वर्क डन का। बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करना है मुझे। क्यों ड्राइव करना है, किस सिचुएशन के अंदर ड्राइव करना है कि अगर मैं एन चार्जेस जो है वो इनफाइनाइट पोजीशन से किसी एक सर्टेन पोजीशन पर लेकर आ रही हूँ, तो मुझे टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि मेरे पास सिर्फ एक चार्ज हो या दो चार्ज हो। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है ना कि मेरे पास किसी भी डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, थाउजेंड्स, 10⁻², या 10⁻3, या 10⁻4 चार्जेस मेरे पास मौजूद होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं सिर्फ और सिर्फ आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार्ज हो गए, चार चार्ज हो गए। नहीं भाई, प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस मौजूद होते हैं। तो मैं जो है वो ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि अच्छा भाई, अगर मुझे एक चार्ज या दो चार्ज हैं या तीन चार्ज हैं, तो मैंने देख लिया कि मुझे किस तरीके से कैलकुलेट करना है पोटेंशियल या वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो फिर उस सूरत में मैं एक फार्मूला मालूम करना चाहती हूँ, ताकि उस फार्मूले की मदद से मैं अपने टोटल एनर्जी मालूम कर सकूँ कि मुझे खुद कितना टोटल वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है इस तमाम के तमाम चार्जेस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई कैपेसिटर है, ठीक है, उस कैपेसिटर में मुझे चार्ज स्टोर करने हैं। तो अब जिस तरह से भी मैं कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने उसको किसी बैटरी से उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो वहां से पहले एक चार्ज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं जमा करती जा रही हूँ चार्जेस बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस मैं अपने जमा यहाँ पर करती जा रही हूँ। तो ये वही सिचुएशन है कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज, बहुत सारे चार्जेस को एक जगह जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो वो फॉर्मूला जो है मैं ड्राइव कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये बात एज्यूम कर ली कि मेरे पास एन चार्जेस मौजूद हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं सारे के सारे चार्जेस। मैं बारी बारी उनको एक जगह ला ला के जमा करती चली जाती हूँ। इनफाइनाइट पे मैंने क्यों ले लिया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर रेफरेंस पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो वहाँ से किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एन चार्जेस जो हैं वो इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर हैं, या लेट सपोज किसी ग्राउंड पोजीशन के ऊपर रखे हुए, वहाँ से मैं निकाल निकाल के चार्जेस लेकर आ रही हूँ, ताकि जो है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो अब मैं क्या करूँगी, किसी सर्टेन पॉइंट पे लेकर आऊँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, Q1 चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊँगी। यहाँ पर अभी कोई चार्ज मौजूद नहीं था, तो चूंकि यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद था ही नहीं, यहाँ जो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होती या डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट ताकत आ जाती एक स्पेस में, जिसकी वजह से जब एक चार्ज उस स्पेस के अंदर मूव करता, तो वो अपने अंदर उस ताकत को महसूस की तब्दीली को महसूस करता। जो स्पेस में डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एनर्जी है, तो क्यू जब उस स्पेस के अंदर रखेंगे हम, तो उसको भी वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि अलग अलग ताकतें वहाँ पर मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है अलग अलग जगह पर। तो अभी चूंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो Q1 जब इधर आएगा तो उसका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं वन को लेकर आ रही हूँ तो वर्क डन जो हम मुझे लग रहा है Q1 को लाने में वो ज़ीरो है। सही है। तो क्योंकि Q1 को मैं मूव कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं, किसी किसी किस्म का पोटेंशियल है ही नहीं, तो इसके साथ में जो V लगा हुआ है वो क्या है, V ज़ीरो है। तो W1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चार्ज Q2 को लेकर आऊँगी। अब मैंने Q1 इधर रख दिया है, यहाँ पर डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, Q1 इधर रख दिया। अब मैं Q2 को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पर लेकर आ रही हूँ, उस पॉइंट के ऊपर लेकर आ रही हूँ। तो अब मैं इसको, उस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि मैं Q2 को लेकर आ रही हूँ, जिस चीज़ को मैं मूव करवा रही हूँ, Q2 को मूव करवा रही हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ सेकंड चार्ज, और वहाँ पर जो चार्ज मौजूद था वो कौन सा वाला मौजूद था, सिर्फ और सिर्फ वन चार्ज। इन्हें Q2 को मूव करवा रही हूँ, पोटेंशियल ऑफ सेकंड चार्ज ड्यू टू दी चार्ज नंबर वन। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इसकी सब्सक्रिप्शन लिखी है।
बिल्कुल इसी तरीके से अब क्या करूँगी, जब Q1 Q2 जमा हो गए, अब Q3 को भी मैं लेकर आऊँगी। Q3 चार्ज को भी इनफाइनाइट पोजीशन से मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ। तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, Q3 को हरकत करवा रही हूँ, तो पोटेंशियल ऑफ थर्ड चार्ज ड्यू टू 1, पोटेंशियल ऑफ थर्ड चार्ज ड्यू टू 2। ठीक है, इसी तरीके से मेजर करते हैं ना। अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम करवाई थी लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल डिटरमाइन करें इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपके पास 3 चार्जेस रखे होंगे तो आपको पोटेंशियल मालूम करना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर। 4 चार्जेस रखे होंगे तो पोटेंशियल मालूम करना पड़ेगा चारों की मदद से बारी-बारी। तो जब मैं थर्ड चार्ज को लेकर आ रही हूँ तो उसके ऊपर 1 की वजह से भी पोटेंशियल मौजूद होगा, 2 की वजह से भी होगा, ठीक है? और जब मैं चौथे चार्ज को लेकर आऊँगी तो अब वहाँ पर 3 चार्जेस मौजूद होंगे। तो अब उसके लिए मैं जब लिखूँगी तो मैं किस तरह से लिखूँगी, पोटेंशियल ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ठीक है? इसी एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर nth चार्जेस को मैं लेकर आ रही हूँ तो पोटेंशियल ऑफ nth चार्ज, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द nth चार्ज और पोटेंशियल ऑफ द nth चार्ज, ठीक है, ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मैं जो है ना अभी फॉर्मूले को क्या कर रही हूँ, सिर्फ अभी मैं 4 चार्जेस को लेकर आ रही हूँ और मैं सिर्फ उसी को यूज़ करते हुए अपना फॉर्मूला जनरलाइज जो है वो ड्राइव करूँगी। अब मैंने क्या किया कि मैंने सपोज कर लिया कि सिर्फ चार चार्जेस जो है वो मैं लेकर आई हूँ, तो टोटल मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, तो मैं इन सबको प्लस कर दूंगी। क्यू W1 W2 W3 W4, ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। W1 तो है ही ज़ीरो, दिस इज़ W2, दिस इज़ W3 एंड दिस इज़ W4, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये मेरा फॉर्मूला भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं करना क्या चाह रही हूँ प्रैक्टिकली, मुझे तो n चार्जेस जो है ना वो लेकर आने होते हैं। तो अब ये कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्म बन रही है, ये फॉर्मूला मैं कैसे जनरलाइज कर सकती हूँ और मैं उसको किस तरह से जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए का नाम देकर छोड़ दिया, और वो मैथमेटिकल ट्रिक जो है ना वो ये है कि मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं चार्ज लेकर आ रही थी Q1, सबसे पहले मैं इधर लेकर आई थी, फिर Q2, फिर इधर लेकर आई थी, फिर Q3, फिर Q4। अब ऐसा भी तो हो सकता है मैं Q4 चार्ज पहले इधर लेकर आ जाऊँ, फिर मैं Q3 चार्ज लेकर आऊँ, फिर मैं Q2 चार्ज लेकर आऊँ, फिर मैं Q1 चार्ज लेकर आऊँ, ठीक है? ऐसा भी तो मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करके वो फॉर्मूला हासिल कर लिया है, रिवर्स कर लिया ऑर्डर चार्ज को रखने का। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जनरलाइज़ फ़ॉर्मूला हासिल करने के लिए मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथे चार्ज को जब मैं लेकर आऊँगी, तो अभी जो है सबसे पहले मैं चौथे चार्ज को लेकर आऊँगी। जब चौथा चार्ज यहाँ पर आया, तो चूँकि इधर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ताकत नहीं लग रही, उसको नहीं लगी यहाँ से यहाँ पर आने में, तो W4 जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर मैं क्या करूँगी, जब अब मैं थर्ड चार्ज लेकर आऊँगी, ये मैं थर्ड चार्ज ला रही हूँ, तो पोटेंशियल एट थर्ड चार्ज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ Q4, क्योंकि मैं Q4 को पहले यहाँ पर रख चुकी हूँ। अब मैं सेकंड चार्ज को जो है वो लेकर आऊँगी Q2 को, उसको जब मैं लेकर आऊँगी इसके करीब, तो Q2 Q2 के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो किस वजह से होगा, थर्ड चार्ज, क्योंकि वहाँ पर रखा हुआ है पहले से, चौथा चार्ज रखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रही हूँ तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 2 की वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल लगेगा, 3 की वजह से, 4 की वजह से। तो ये फॉर्मूले मैंने दोबारा से निकाल लिए। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही होगी, लेकिन मुझे अभी जनरल फार्मूला ड्राइव करना है। तो अब इसको भी मैंने जो है ना क्या किया कि इसका मैंने टोटल वर्क डन का फार्मूला जो है ना वो यहाँ पर लिख लिया, और इसको मैंने जनरलाइज कर दिया कि इफ़ आई हैव एन चार्जेस, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ये दोनों जो एनर्जीज हैं ये बराबर ही हैं, ठीक है, चाहे आप Q4 को पहले लेकर आएँ और चाहे आप Q1 से शुरू करें, तो टोटल एनर्जी जो आपकी लगेगी वो बहरहाल बराबर ही लगेगी। तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो जब मैं सम करूंगी तो ये 2W हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर Q1 है, V12 V13 V14 मैंने यहाँ पर रख दिया, और उसकी वजह से इक्वेशन ए में देखें, इक्वेशन ए में तो Q1 है ही नहीं। यहाँ पर ये जो Q1 V1 था ये तो ज़ीरो था,
ठीक है, तो हमारे पास जो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी, Q1 के साथ टर्म उधर मौजूद नहीं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, दूसरी टर्म है Q2 V23 प्लस V24, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, Q2 V23 प्लस V24, साथ में मैंने V21 भी लगाया हुआ है। क्यों? इक्वेशन ए में जाते हैं, इक्वेशन ए में Q2 के साथ में V21 मौजूद है, क्योंकि मैंने अब ऐड कर दिया ना ए और बी को, तो जो साथ साथ वाली टर्म है वो ऐड होंगी, ये V21 आ गया। अब Q3 वाली टर्म है, Q3 वाली टर्म को देख लें यहाँ पर, ये है V34, ये V34 है। और अब हम इक्वेशन नंबर ए में भी देखते हैं, Q3 वाली टर्म में V31 है और V32 है, इसके साथ में हम V31 V32 लिख देंगे। फिर Q4 वाली टर्म देखें, Q4 वाली टर्म जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है ही नहीं इधर इस जगह। और इधर जो है Q4 वाली टर्म कौन सी वाली है, ये रही, Q4 के साथ में V41 V42 V43, ये देखें V41 V42 V43। अब क्या हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस को ये ट्रिक अप्लाई करने से अब क्या हुआ है, अगर गौर से देखें तो Q1 के साथ में भी तीन टर्म्स आ रही हैं, लेट सपोज Q2 के साथ में भी तीन टर्म्स आ रही हैं, Q3 के साथ में भी आ रही हैं, 4 के साथ में भी आ रही हैं। अच्छा, अब Q1 है और ये Q2 है, Q3 Q4, अभी तो हमने सिर्फ चार चार्जेस लिए थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास चार चार्जेस नहीं होते, अगर मेरे पास 5 या 6 या n चार्जेस होते तो Q1 के साथ में ये टर्म्स बढ़ जाती, लेकिन जितनी भी बढ़ती इसमें भी इतनी बढ़ती, इसमें भी इतनी बढ़ती, इसमें भी इतनी बढ़ती। ठीक है, यानी हम अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो हमें क्या चीज़ पता चल रही है, Q1 के साथ में जो ये टर्म आ रही है, Q1 को हम हरकत करवा रहे हैं और 1 के ऊपर हम पोटेंशियल देख रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4। क्यू अब ये फॉर्मूले की फॉर्म यही बन गई है। Q2 के ऊपर हम देख रहे हैं 3 की वजह से, चौथे की वजह से, पहले की वजह से। तीसरे के ऊपर हम देख रहे हैं पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, चौथे की वजह से। सिर्फ 3 को हम निकाल देंगे, अपने ऊपर तो कोई वो इंसान ताकत नहीं लगाता ना, दूसरा हमारे ऊपर लगा रहा होता है। फिर 4 है, तो 1 की वजह से 4 पे कितना पोटेंशियल है, 2 की वजह से 4 पे कितना है, 3 की वजह से 4 के ऊपर कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब हम फॉर्मूला देख रहे थे, पहले हम ये कह रहे थे कि हम एक एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q1 को जब हम लेकर आएंगे तो कोई यहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है, कोई उसके ऊपर पोटेंशियल नहीं लगेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा उसको। Q2 को लेकर आएंगे तो Q1 मौजूद है, Q3 को लेकर आएंगे तो Q1 और Q2 मौजूद है, फिर Q4 को लेकर आएंगे तो Q1 Q2 Q3 मौजूद है। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर हम देख रहे हैं ये जो फॉर्मूले की फॉर्म आ गई है, इसमें हमें अब ये ज़रूरत पेश नहीं आ रही है कि हम Q1 को लेकर आएँ तो उसके ऊपर देखें कि पहले से कौन से चार्जेस मौजूद हैं, या Q2 को लेकर आएँ तो ये देखें कि पहले से कितने चार्जेस मौजूद हैं। ऐसा नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले की फॉर्म ही चेंज हो गई है। अब हमें क्या करना है कि अब हम अगर हमारे पास n चार्जेस मौजूद हैं तो हम 1 चार्ज के ऊपर इफेक्ट देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड n चार्जेस का। फिर हम दूसरे को उठा लेंगे, दूसरे को उठाने के बाद क्या करेंगे कि फिर हम दूसरे के ऊपर असर देखेंगे, तीसरे का, चौथे का, पहले का, पांचवें का, छठे का, n चार्जेस का, n-1 का बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से Q3 का हम देखेंगे, Q3 के ऊपर हम देखेंगे फिर चौथे का भी, यानी अब हम हमारे फॉर्मूले का जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो चेंज हो गया। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2W है, इसको मैंने 2W ही रखा, और हम अब इसको कह सकते हैं कि Q1 है, ये देखें Q1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इक्वेशन को मैं V1 का नाम दे रही हूँ, यानी कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं V1 के ऊपर पोटेंशियल मालूम कर रही हूँ ड्यू टू दी ऑल अदर पॉइंट चार्जेस, उसको मैंने V1 का नाम दे दिया, इसको, इस पूरे को। ये है क्या बेसिकली, ये पोटेंशियल है 1 के ऊपर ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4, ड्यू टू 5 एंड ड्यू टू n-1 चार्जेस। तो अब इसको मैं कह सकती हूँ जनरल तरीके से कि ये पोटेंशियल है 1 के ऊपर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसी तरीके से इस टर्म को मैं कह सकती हूँ दिस इज द पोटेंशियल ऑन चार्ज 2। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल चार्ज 3 एंड 4 एंड सो ऑन।
तो ये जनरल मेरे पास इक्वेशन बन गई समेशन, और यानी सम कर दिया मैंने समेशन ऑफ क्यू आई वी आई, डेट्स इट। अब ये सिंपल फार्मूला मेरे पास बन गया। और ये जो यहाँ पर टू था, इसको यहाँ पर मैंने टू से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ भी होता है कि टू से डिवाइड हम करते हैं, असल जो एनर्जी होती है वो ये होती है, टू से डिवाइड करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, जैसे ये V12 है ना, तो ये V12 यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया है फॉर्मूले को मॉडिफाई करने के चक्कर में, जनरलाइज फार्मूला हासिल करने के चक्कर में। V13 है तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 2 दफ़ा आ गया। अब ये V14 है, यहाँ पर V14, ये V14 यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। तो हर टर्म जो है वो क्या हो गई, ये दो दो दफ़ा ऐड हो गई है। वो ज़रूरी नहीं था कि आप उसको ऐड करें, वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर जब समेशन कर देंगे, तो आप उसको जब टू से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल एनर्जी निकलेगी ये डबल निकल रही होगी, एक्चुअल की जो एनर्जी होगी वो उसकी हाफ होगी। तो हम जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि हमें किसी जगह अगर चार्ज स्टोर करना है, एन चार्जेस हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। और जितना हम वर्क करेंगे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उतनी ही होगी, ठीक है। जब हम बहुत सारे चार्जेस को जमा करते चले जाएंगे एक जगह पर, तो हम जितना वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी, क्योंकि अब वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू हो गए। इंटरेक्शन एनर्जी क्या चीज़ होती है? इंटरेक्शन एनर्जी इज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही जो है वो इंटरेक्शन होता है चार्जेस के दरमियान। दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है कहना। अच्छा जनाब, अब हमें पता चल गया कि हम एन चार्जेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर बहुत सारी दफ़ा हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं टोटल वर्क डन, या टोटल हमें कितना काम करना पड़ रहा है कंटिन्यूस चार्जेस को एक जगह जमा करने के लिए? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने लास्ट अभी ड्राइव किया था वो ये था कि वर्क डन जो है वो एन चार्जेस के लिए उसका जनरल फार्मूला ये था। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस क्यू आई की जगह पर मैं लिख सकती हूँ कि अच्छा भाई किसी जगह वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए में। तो अमूमन प्रैक्टिकली जो है वो चार्जेस जो है वो वॉल्यूम के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट भी गिवन है ना, तो वो आइडियली प्लेन नहीं होती। उसकी जो थर्ड डायमेंशन अगर बहुत थिन भी है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं और उसको भी हम एज अ वॉल्यूम चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं वो वॉल्यूम चार्ज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना ये वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम हमने सपोज कर लिया कि चार्जेस जो हैं वो किसी जगह पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये जो डी टॉ लिखा है ना मैंने, बेसिकली ये वॉल्यूम है। चूँकि ये पोटेंशियल का वी और फिर इसका वी मिक्स हो जाता, तो उसको अलग करने के लिए मैंने इसको डी टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ दी वॉल्यूम एलिमेंट। इसको मैं लिख देती हूँ उधर। अच्छा, और ये जो है फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो मुझे याद है कि वो क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो मैं इस चार्ज डेंसिटी की जगह पर ये वैल्यू पुट अप कर देती हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा, एक वेक्टर आइडेंटिटी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है? बेसिकली जिस तरह से हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, दो नंबर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उनके दरमियान रिलेशनशिप ये होती है, फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वेक्टर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि स्केलर एंड वेक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप किस किस तरीके से हो सकती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिकली वेक्टर आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूलाज, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है ये कि अगर आपके पास फाई
सॉरी साई, और स्केलर फंक्शन है और कोई वेक्टर फंक्शन है। इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, इट मींस दिस इज़ द स्केलर फंक्शन एंड दिस इज़ द वेक्टर फंक्शन। अगर आप डाइवर्जेंस ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन का, तो उसका फार्मूला होता है कि आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्लस का निशान है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि यहाँ पर एक मेरा स्केलर फंक्शन v है और ये वेक्टर क्वांटिटी है फ्लक्स डेंसिटी d, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, साई की जगह पे v, a की जगह पे d। सब पूरा मैंने ऐसे ही काम कर दिया, a की जगह पे d, साई की जगह पे v, रिप्लेस कर दिया मैंने इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था डाइवर्जेंस ऑफ d मल्टीप्लाई बाय v। तो यहाँ पर मैंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ये रहा डाइवर्जेंस ऑफ d मल्टीप्लाई बाय v, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, बाकी इसको मैं क्रॉस दूसरी तरफ ले गई, तो ये माइनस की टर्म बन गई d डॉट डेल v, और ये एज इट इज़ आ गया। सही है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर मेरा था डाइवर्जेंस डॉट d, फिर उसके बाद v आ रहा था, जो ये जो v मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, इसको अगर मैं बाद में लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा फार्मूला बिल्कुल अब इस फॉर्म में आ गया। ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँगी, और जब मैं यहाँ पर पुटअप करूँगी, दो टर्म्स हैं और ये हाफ उन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें यहाँ पर, और दो टर्म्स को मैंने स्प्लिट कर दिया। अच्छा, ये आ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ दिस थिंग, और ये आ रहा है डी डॉट ग्रेडियंट। तो मुझे एक थ्योरम मालूम है विच इज़ नोन एज द डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी ओवर द वॉल्यूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट विद द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है जो कि मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा जगह जगह बताया है, और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पर एज इट इज़ आ गई। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन आ गई तो मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, ये सिचुएशन मुझे इस्तेमाल करनी है। कभी मैं पॉइंट चार्ज लेकर आऊँगी, कभी मैं किसी जगह पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस कलेक्ट कर रही होंगी, तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी, है ना। किसी जगह पर मेरे पास ये होगा कि डायपोल्स होंगे, किसी जगह पर डायपोल्स रखे हुए होंगे, उसके गिर्द मैं चार्जेस लेकर आ रही होंगी। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ इस फॉर्मूले को, इसमें एक ये सरफेस इंटीग्रल बन गया और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसको मैं भी यहीं छोड़ देती हूँ, और मैं एवलुएट करना चाह रही हूँ इसके बारे में, सरफेस इंटीग्रल के बारे में इंफॉर्मेशन, कि ये बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटी है ये सरफेस इंटीग्रल के ऊपर कैसी रहेगी। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्जेस हैं, तो उसका जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है 1/r करके, और फ्लक्स डेंसिटी 1/r² करके वेरी करती है। अच्छा, डायपोल्स अगर कहीं रखे होंगे तो पोटेंशियल वेरी करेगा 1/r² करके, और डी जो है वो वेरी करेगा 1/r³ करके। ठीक है, एंड सो ऑन हायर ऑर्डर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो ये जो टर्म है सरफेस की, पहली जो टर्म है सरफेस की, v जो है उसमें 1/r होगा, d 1/r² होगा, और ये सरफेस इंटीग्रल है, लेट्स सपोज क्लोज सरफेस सर्कल बना दिया मैंने, तो r² सरफेस के अंदर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं जनरल, तो ये 1/r है। और मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई लार्ज सरफेसेस हैं, तो लार्ज सरफेस के ऊपर यानी कि बहुत बड़ा आर है, तो उसके ऊपर मेरी ये जो टर्म है ये तकरीबन ज़ीरो के बराबर होगी। या मैं दूसरे अल्फाज में कह सकती हूँ कि पॉइंट चार्ज की बात कर रही हूँ ना मैं, पॉइंट चार्ज की तो ज़ीरो डायमेंशंस होती हैं, उसके उसके गिर्द मैं जितना भी बड़ा सरफेस बना लूँ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या और बड़ा, तो वो पॉइंट चार्ज के लिहाज से तो बहुत ही बड़ा है। ओके, तो पॉइंट चार्ज हो, चाहे आप सरफेस बहुत बड़ा बनाएं या एक नॉर्मल सा बनाएं, पॉइंट चार्ज के लिए तो वो बड़ा ही होता है। तो खैर मैथमेटिकली हम उसको उसी तरीके से लिखते हैं कि फॉर लार्ज सरफेसेस 1/r टेंड्स टू 0। अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, डायपोल है, तो फिर क्या होगा इस टर्म के साथ, फिर तो बहुत ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं, 1/r² करके इसका पोटेंशियल होगा,
1/r³ करके जो है वो उसकी फ्लक्स डेंसिटी होगी, सरफेस इंटीग्रल यही है। यहाँ पे अब 1/r³ हो जाएगा। तो अब डायपोल है बेशक, लेकिन r³ भी तो आ गया, तो तब भी ये बहुत ही छोटा निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस इंटीग्रल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं बाय आर्गुमेंट्स। बाय आर्गुमेंट्स इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो टर्म मेरे पास बची है उसको मैंने ले लिया। अब ये जो सेकंड टर्म जो मेरे पास बची है, अभी इस माइनस को मैं अंदर ले गई हूँ, और ये जो है मुझे पता है कि ये ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो ये आ गई। ये मेरे पास वर्क डन, यानी कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा है उसका फॉर्मूला निकल आया। जितना उस जगह पर फ्लक्स डेंसिटी होगी, चार्ज को मैं हरकत करवा रही हूँ जिस जगह, उस जगह जितनी फ्लक्स डेंसिटी होगी या उस जगह कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतना ही मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। अच्छा, अगर देखें तो ये इंटीग्रल है ओवर वॉल्यूम। लेट सपोज डी एंड ई इज कांस्टेंट ओवर द वॉल्यूम। डी टॉ यानी वॉल्यूम को मैं इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो ये वर्क डन है। वर्क डन का मतलब है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी जो है वो एनर्जी की भी होती है। हमने मास डेंसिटी पढ़ी थी, चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ी थी। नाउ वी केम टू नो अबाउट एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि उस रीजन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मौजूद है, स्पेस में कितनी मौजूद है। ठीक है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, हाफ डी डॉट ई। वॉल्यूम को मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ, और ये डी डॉट ई जो है ना वो इधर इधर रह गया है। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। डी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ई रख दिया, तो जब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई रखा, ई डॉट ई जो है वो ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला इस तरह से भी हो जाएगा। और ये मेरे पास टोटल वर्क डन है, लेकिन मैं वर्क डन या टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकती हूँ। ये एनर्जी डेंसिटी कहलाती है इन टर्म्स ऑफ ई। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ई की बजाय यहाँ पर ई की जगह पे डी पुट कर दूँ, डी बाय एप्सिलॉन नॉट इधर, तो ये डी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये थर्ड फार्मूला बन जाएगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले हैं। ज़्यादातर जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, और हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी रीजन के अंदर जिसका कोई थोड़ा बहुत वॉल्यूम है, उसके अंदर जो है वो एनर्जी मौजूद होती है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस जगह पे मौजूद होती है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। और यही चीज़ हम पढ़ते हैं कि अच्छा भाई कोई चार्ज है, चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई फील्ड मौजूद है। या हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा भाई कोई चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इस जगह में कोई सलाहियत पैदा हो गई है कि इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को अलग एनर्जी चाहिए होती है, इस पॉइंट पे अलग एनर्जी चाहिए होती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इस रीजन की सलाहियत होती है, ये जो वर्क डन होता है ये इस रीजन की सलाहियत होती है। इस जगह से इस जगह पे हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना है, तो उसको हमें डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन फार्मूला है। और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अच्छा भाई जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मौजूद है, उतना ही टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी। ओके, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।